हाँ जनाब, तो फरीदी और हमीदी का जासूसी नावल चांदनी का धुआं पार्ट 30। हमीद की आंखें कर्नल के चेहरे पर जमकर रह गई। फिर वो चौका शनाई और डोल की मद्दाम आवाज़ चमकदार गुब्बारे के भगोले से निकलकर खैमे में मुंतशिर हो रही थी। एक अजीब सा नगमा था जिसने चंद लम्हे में हज़ारों साल पहले की दुनिया का माहौल पैदा कर दिया था। आहिस्ता आहिस्ता शनाइयों की आवाज़ में सकूत कम होती चली गई। फिर घंटे बजने लगे। बिल्कुल ऐसे ही मालूम हो रहा था जैसे पूजा के वक्त नहीं। इस वक्त मक्खियों की भनभनाहट सी सुनाई दी जो तारीख बदरीज बुलंद होती गई। और अब हमीद की समझ में आया हज़ारों आदमियों का कोर्स था। हज़ारों आदमी बैठ वक्त गा रहे थे। हमीद की समझ में ना आ सका। मौसीकी भी गैर मानूस थी। हमारे इससे अजमात और जलाल जबरूद का इजहार हो रहा था। फिर यकवक इस रोशन गुबार के भगोले के अंदर एक धुंधला सा इंसानी मुजस्मा नज़र आया जिसकी खदोखाल वाज़ेह नहीं थी। आहिस्ता आहिस्ता मुजस्मा वाज़ेह होता चला गया। एक बेहद हसीन औरत, इसके चेहरे पे कदीम यूनानी वज़े का सफ़ेद लिबादा था और वो यूनान ही की कोई देवी मालूम होती थी। इसके होठ हिले और आवाज़ निकली। यही आवाज़ हमीद बहुत दिनों से सुनता आ रहा था। और इस वक्त जो कुछ कह रही थी हमीद के फरिश्तों को भी इसके मफ़हूम समझ में नहीं आया। पता नहीं कौन सी ज़ुबान थी। फिर वो अचानक हंस पड़ी। बिल्कुल ऐसे मालूम हुआ जैसे चीनी की प्लेट में नन्हे मुन्ने मोतियों की लड़ी नोट दी गई हो। तो तुम नहीं समझे कैप्टन। हमीद उसने कहा, मैं अभी तुम्हें देखता हूँ कि ज़ुबान में मुखातिब किया था। मैं यूनान की बिना से और तुमने मेरा बुद्ध दिखाया है तो पहचानने की कोशिश कर। हमीद कुछ ना बोला। इसके जिस्म से ठंडे ठंडे पसीने फूट रहे थे। मैं हज़ारा साल से पैक रहा हूँ खलाऊँ में मौजूद हूँ। जिसमें का हर दौर में मुझे चंद लोग पसंद आते हैं। मुझे कर्नल की ज़रूरत और जहानत पसंद है और तुम्हारी भागोभार तबीयत मुझे भाई है। बुलाओ कर्नल कहाँ है। वो रूहों पर यकीन नहीं रखता। तुम ही बताओ। तुम जो अभी सोच रहे थे इस खोपड़ी में कोई छोटा सा ट्रांसमीटर है। तुम जो तारीख वादे में सुनहरी काई देख चुके हो। मुझे भी साइंस का कोई शब्द समझती हूँ। बोलो जाओ तो क्या मैं झूठ कह रही हूँ। हमीद अब खुद था। वो रोशन गुब्बार के भगोले के दरमियान इस औरत को देख रहा था जिसका जिस्म हरकत कर सकता था, जिसके मुताबिक होठों से मुंतशिर होने वाले अल्फाज इसके कानों तक पहुँच रहे थे। वो एक रोती क्या हकीकतन वो एक रोती। हमीद खाइफ नहीं था लेकिन इसके असाब को क्या हो गया। इसकी ज़ुबान क्या कनक हो गई थी। तुम अब भी शोबे में मुब्तला हो कैप्टन हमीद। अच्छा उठो और मेरे करीब आओ। आओ, डरते क्यों हो। क्या मैं तुम्हें गज़न पहुँचाऊँगी। हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं कैप्टन हमीद। और यही चाहती हैं तो इस चश्मे से निकल कर बिस्तर में आराम करते हुए ना पा गए होते। आओ, करीब आओ। हमीद अब तक दो सानों ही बैठा था। इसने सोचा कि बहुत बड़ी बुज़दिली होगी और वो उठकर इसके पास ना जाए। वो उठा और आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ रोशन गुबार के भगोले के करीब पहुँच गया जो एक ही जगह पर बड़ी तेज़ी से गर्दिश कर रहा था। तुम वाकई बहुत दलेर हो कैप्टन। हमीद रो मुस्कुराई। तुम जैसे लोग भी कम देखने में आते हैं। इधर देखो ज़रा, कर्नल वार्ड की हालत देखो। हमीद कर्नल वार्ड की तरफ मुड़ा जो ज़मीन पर ओहदे पड़ा था और उसमें ज़िंदगी के आसार नहीं पाए जाते थे। आओ अंदर आ जाओ, डरो नहीं, रूह ने बड़े प्यार से कहा। हमीद जी गड़गड़ा के गुब्बार के भगोले में दाखिल हो गया। रूह उससे सिर्फ 1 फुट के फासले पे थी। लो मेरा हाथ पकड़ो, देखो कितना सर्फ है। क्या तुम्हारी ज़िंदगी से भरपूर आधे से कुछ हरकत दे सके। उसने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा। वो कितनी हसीन थी, कितनी दिलकश थी। हमीद पर बेखुदी सी तारी होती जा रही थी। उसने शबाक से उसका हाथ पकड़ लिया लेकिन फिर उसके अलग से घटी घटी सी चीख निकली थी क्योंकि उसकी मिट्टी बंद हो गई थी। ठीक बिल्कुल ऐसे ही मालूम होता था जैसे दुआ का हाथ रूह भी वहीं मौजूद है। इसका हाथ भी इसी पोजीशन में था। हमीद ने संभाला और जी गड़ा के इसकी कमर में हाथ डाल दिया लेकिन हाथ इस तरह की कमर से गुजर गया जैसे धुएँ से गुजरा हो। रूह ने कहका लगाया और हमीद लड़खड़ाता हुआ रोशन कबाले के बगोले से निकलाया। इसका सर शिद्दत से चकरा रहा था और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अपनी कुव्वत से खड़ा ना रह सके। देखा, तुमने अब अपना वक्त बर्बाद ना करो। रूह ने कहा और आहिस्ता आहिस्ता इसी रोशन गुबार में तहलील हो गई। फिर गुबार भी तारीख़ में मतकम हो गया। हमीद वहीं खड़ा रहा लेकिन अब इसकी हालत और ज़्यादा अबतर होती जा रही थी। वो क्या करे, वो क्या करे। इतनी सी बात भी उसकी समझ में ना सकी कि उसे बैठ जाना चाहिए। वो आगे पीछे झूल रहा था। दफनन कर्नल वार्ड उसकी तरफ झपटा और अपने बाजू का सहारा देते हुए बोला, सब लोग कैप्टन, सब लोग, मैं तुम्हारा बेहद शुक्रगुजार हूँ। आज तुम्हारी बदौलत इसका दीदार नसीब हुआ वरना 20 बरस से इसकी परस्तिश करता रहा था और वो कभी मेरे सामने नहीं आई। सिर्फ इसकी आवाज़ सुनता था। ओ कैप्टन, तुम कितने खुश नसीब हो। उसने तुम्हें अपने करीब बुलाया था, अपना हाथ पेश किया, बैठ जाओ।
बैठ जाओ तुम आगे बढ़े पाए हिम्मत हो, और वो मुझे अपने करीब बुलाती तो मेरा तो दम ही निकल जाता। कैप्टन वार्ड ने हमीद को कालीन पर बैठा दिया। दूसरी सुबह फरीदी हमीद को तलाश करता फिर रहा था। हिफाजती चौकी से ट्रांसमीटर के ज़रिए उसने हेडक्वार्टर को हालात से आगाह किया था और इसे हेडक्वार्टर से अख्तियार मिला था जो सेकंड अफसर को वक्ती तौर पर इंचार्ज बनाकर अपना काम देखे। वादी का चेक था पुरस्कार मीनार हेडक्वार्टर के लिए भी उलझन का बायस बन गया था। लिहाजा फरीदी को ये भी बताया कि एक फ़ौजी तहकीकाती कमीशन वादी का चेक की तरफ रवाना हो चुका है। हमीद इस इत्तला पर किसी सोच में पड़ गया था। फिर वो हमीद की तलाश में निकला। पिछली रात के तजुर्बात ने उस पर वाज़ेह कर दिया था कि हरीफ की नज़र उस पर हर वक्त रहती है, लिहाजा मेकअप भी फजूली साबित होगा। इसलिए उसने हिफाजती चौकी के कमांडर का मेकअप ख़त्म कर दिया था। कासिम का खैमा तलाश करने में उसे दुश्वारी पेश ना हुई, क्योंकि वहाँ किसी देवगामद आदमी को तलाश करना कुछ मुश्किल नहीं था। मुश्किल क्यों होता जबकि कासिम पहले से आसपास वालों के लिए मौजूद गुफ्तगू बना रहा था, लेकिन इस वक्त इसका खैमा खाली मिला। अमीन ने सोचा मुमकिन है वो लोग कैफ़े शबाना में नाश्ता करने गए हों। फैसला आगे बढ़ता चला गया। राह में कर्नल वार्ड के खैमे के करीब उसे रुक जाना पड़ा। अंदर से हमीद की गाने की आवाज़ें आ रही थी, उसके साथ ही ताल और सर में लकड़ी बजाई जा रही थी। फिर दूसरा भी हमीद की आवाज़ मिलाने लगा। फरीदी बग़ैर इजाज़त पर्दा हटाकर अंदर दाखिल हुआ, लेकिन आजकल उसे किसी बात पर हैरत नहीं होती। फिर वो हमीद को इस हाल में देखकर हैरत क्यों ज़ाहिर करता। हमीद को भी अजीब था। इसके सर पर समूर की टोपी थी और जिस्म पर लिफाफा। वो कालीन पर दो सानों बैठा हुआ गा रहा था और उसके सामने इसी पोजीशन में कर्नल वार्ड बैठा गाने की तोल और सर साथ दो बड़ी बड़ी हड्डियाँ बजा रहा था। तभी वो भी गाने लगता। दोनों आंखें बंद थी और इनके दरमियान एक इंसानी खोपड़ी रखी हुई थी। करीबी ज़ेबा, कासिम और आसिफ मुतहराना अंदाज में पलके झपका रहे थे। आसिफ फरीदी को देखकर चौंक पड़ा और ज़ेबा को जिस किस्म की नज़र डाली जैसे इस वक्त इसकी मौजूदगी इसके लिए कोई बड़ी आफत लाएगी। ये देखिए अपने शागिर्द रशीद की करतूत, आसिफ ने भर्राई आवाज़ में कहा। इसकी आवाज़ पर इन दोनों ने इस तरह खामोश होकर आंखें खोल दी जैसे इनकी मौजूदगी से बेखबर रहे हों। दोनों की आंखें अंगारा हो रही थी। चाहिए अमीन हाथ में लाकर फरीदी से बोला, मैं अब आपके काम का नहीं रहा, जाइए अपनी अकल को जगाते फिरिए। मुझे तो नया ज्ञान हुआ है, मैं जहरा का बुझाने में चाहिए, मेरी वापसी नामुमकिन है। कुल्ली आसिफ बड़ा समूह बनाकर बोला, ये तो मुझसे भी बढ़ जाएगा। ये तुमने क्या किया? फरीद ने हमीद की तरफ इशारा करके कर्नल वार्ड से कहा। आप कौन है और बग़ैर इजाज़त मेरे कैमरे में कैसे दाखिल हुए? कर्नल वार्ड होता बोला। तुम कर्नल वार्ड हो? फरीदी ने पूछा। हाँ, मेरे नाम के सिलसिले में तुम गलती पर नहीं हो, कर्नल वार्ड ने पुरसकीन लहजे में कहा। और अब बराए करम बाहर जाओ, हमारी इबादत में सफ़र न डालो। अमीन ने फिर ज़हर आफाक लाख का भोजन शुरू कर दिया और कर्नल वार्ड पहले ही इस तरह की हड्डियाँ बजाता रहा। कर्नल वार्ड दफ़ातन फरीद लिखे, मैं तुमसे पूछता हूँ खैमा कब से तुम्हारे पास है? मैं को बताऊँ तुम कौन हो? कर्नल ने जेब से अपना विजिटिंग कार्ड निकाल कर उसके आगे डाला। ओ तुम, मगर मुझे से पुलिस को क्या सरोकार? कर्नल वार्ड ने कार्ड तक कर बताइए लहजा में पूछा। मेरी बात का जवाब तो कर्नल फरीदी ने